हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बोन पैरामीटर्स को। बोन पैरामीटर्स क्या क्या थे? बोन लेंथ, बोन ऑर्डर, बोन एंगल और क्या था? बोन एंथैल्पी थी। चारों के चारों बोन पैरामीटर्स को पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस मीनिंग क्या है, क्यों आया, उस पे बात करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस का मीनिंग है कुछ स्ट्रक्चर्स का आपस में सिमिलरिटी शो करना, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं। ऐसे क्या बोल सकते हैं? सिमिलर स्ट्रक्चर विद डिफरेंट बॉन्ड पोजीशन जब हो तब उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और उनके बीच में जो फिनोमिना हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। यानी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अपनी पोजीशन बदलना क्या कहलाएगा? रेजोनेंस कहलाएगा। सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे ये है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाए, क्योंकि हमें पता है एक सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाए तो क्या हो जाएगा? ऐसी हो जाएगी स्ट्रक्चर। देखने में दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन अब बॉन्ड अगर मैं इनको ये नाम दे दूं C1 C2 C3, C1 C2 C3, तो अब देखो पोजीशन ऑफ बॉन्ड चेंज हो गई। स्ट्रक्चर सेम है, कंपाउंड सेम है, लेकिन क्या हो रहा है? पोजीशन ऑफ बॉन्ड चेंज हो रही है। यानी जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये चेंज हो रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये अपनी पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन पे चेंज हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस है। ये सिंपल सी चीज है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया, बहुत सिंपल से बातें मैं बता रहा हूं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हमें इसकी जरूरत थी क्यों पड़ी? क्वेश्चन तो ये आया ना कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका आंसर ये है बच्चों कि लुईस की सिंगल स्ट्रक्चर्स थी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स दो हमने पीछे बनानी सीखी हैं। लुईस की स्ट्रक्चर जो हमने बनानी सीखी हैं वो कंप्लीटली कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनको वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यानी उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक को कंपाउंड की वो बता नहीं पा रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं एग्जांपल किस चीज का? ओजोन का। ठीक है, मैंने ओजोन का एग्जांपल लिया, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वो होती है कुछ 148 पिकोमीटर के आसपास, ठीक है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, Bl लिख रहा हूं, बॉन्ड लेंथ वो होती है 121 पिकोमीटर के आसपास, ठीक है। ये एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होती है। अब हम क्या सोचते हैं? लुईस की स्ट्रक्चर क्या थी? लुईस ने स्ट्रक्चर दिया था भाई ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था, ये था, और ये स्ट्रक्चर था। जो लुईस का स्ट्रक्चर था वो ये था, है ना। अब देखो हो क्या रहा है। लुईस ने जो स्ट्रक्चर दिया, मान लो मैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं दिखा रहा हूं, सिंपल, तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के चक्कर में अभी पढ़ो ही मत, डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखो। लुईस स्ट्रक्चर था, लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी 148 पिकोमीटर, और जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी 121 पिकोमीटर। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आई किसकी? बॉन्ड लेंथ की, वो निकली 128 पिकोमीटर। ओजोन के लिए, O3 मॉलिक्यूल, ओजोन के लिए जो वैल्यू आई, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आई बॉन्ड लेंथ की, वो कितनी आई? 128 पिकोमीटर। और वो किसके बीच में थी? सिंगल और डबल दोनों के इन बिटवीन आई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफाइन नहीं करता है ओजोन मॉलिक्यूल को, इसीलिए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया। तो जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसी स्ट्रक्चर्स
जो कंप्लीटली डिसाइड ना कर पाए किसी स्ट्रक्चर के, किसी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को, उनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये अकेली कैनोनिकल स्ट्रक्चर कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, यानी कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकती किसी भी कंपाउंड को। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल कैसे होती है? ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनके अंदर सेम टाइप के बॉन्ड होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स में सेम टाइप के बॉन्ड होते हैं, सेम नंबर होते हैं, यानी बॉन्ड के नंबर भी सेम होते हैं, और किस टाइप का बॉन्ड कितने बार आता है वो भी सेम होता है, यानी एक्चुअल में आइडेंटिकल है। ठीक है, न्यूक्लियाई की पोजीशन सेम रहती है, यानी दोनों के बीच में जो न्यूक्लियाई है वो दोनों की पोजीशन क्या होगी? सेम रहेगी। स्ट्रक्चर्स में 2 या 3 या जितनी भी स्ट्रक्चर्स हों, तब क्या बनता है? उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम? कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और उनके कॉम्बिनेशन से एक हाइब्रिड बनता है। ये क्या बनाते हैं? एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और यही रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? ये कंप्लीटली बता सकता है किसी भी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को। कंप्लीटली टेल अस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, कैसे बनते हैं देखते हैं, चलो एग्जांपल के साथ देखते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल लिया तो चलो ओजोन के साथ ही शुरू कर देता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। हो गया? ठीक है, अभी ओजोन के साथ ही शुरुआत करते हैं रेजोनेंस की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, और क्या एप्लीकेशन है रेजोनेंस की हमारे पास। ठीक है, बेसिकली हम एप्लीकेशन पार्ट क्या देखते हैं रेजोनेंस का। अभी हम इनऑर्गेनिक रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में इसको पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास इनऑर्गेनिक रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में भी होती है, बेंजीन में देखा होगा ना आपने, बिल्कुल ये बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। अब देखो हो क्या सकता है कि ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन कोई फिक्स तो नहीं है, ये यहां भी आ सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से दिखाया जाता है। डबल हेडेड एरो, इस साइड भी और इस साइड भी। और हम क्या करेंगे, इस बार क्या कर दिया? डबल बॉन्ड इस साइड दे आए। देखो दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। किस चीज के अलावा? इस डबल बॉन्ड की पोजीशन के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? इन्हीं को हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जिस स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, इन दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको बोलते हैं हाइब्रिड या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड। ये डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है वो दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब हम उसको बोलते हैं ये डबल बॉन्ड है। यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन जो हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, वो कहाँ सिचुएटेड है, जहां जहां डॉटेड लाइन यानी दोनों बॉन्ड के अलोंग, इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड वही स्ट्रक्चर होती है जिसमें दोनों बॉन्ड के, दोनों स्ट्रक्चर्स, दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, और यही एक्चुअली पूरे मॉलिक्यूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। और एक चीज और भी देखी गई, जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखी गई एनर्जीज की, तो जो कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जीज थी और हाइब्रिड फॉर्म की एनर्जीज थी, उनमें डिफरेंस देखा गया। इसकी एनर्जी लो थी, इसकी हाइब्रिड फॉर्म की या रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम थी। किससे? कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी क्या थी? हाई थी या ज्यादा थी रेजोनेंस हाइब्रिड से। और जिसकी हमें पता है केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि जिसकी एनर्जी जितनी कम वो उतना ही ज्यादा क्या है?
स्टेबल है, यानी ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है हमेशा ओजोन की, वो ये होती है, ये होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है। कभी भी ओजोन को इन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। एक्चुअल स्ट्रक्चर ओजोन की यही होती है, ठीक है। मैंने सिर्फ लोन पेयर नहीं लिखे हैं, वो लिख दो चाहे, अब करना क्या है वही, बस लोन पेयर मत लगाओ, चाहे इनके पास लोन पेयर लगाओ मत, सिर्फ डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज छोड़ दो, एक जगह दोनों साइड आ रहा है वो भी मत छोड़ो, चाहे डायरेक्ट बस डॉटेड लाइन लिखा दो। ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू देखते हैं कि रेजोनेंस कैसे है। सारे एग्जांपल 3-4 एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा तुम्हें, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल देखते हैं जो तुम लोग बना चुके हो। मैंने लुईस स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया तुम लोग मॉलिक्यूल्स की, जैसे कार्बोनेट आयन, ये रहा कार्बोनेट आयन। अब ध्यान रखना इसकी कितनी टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती हैं, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखो कितनी पॉसिबल है। तुम लोग अपनी कॉपी में बना के देखो, मैं यहाँ बना रहा हूँ, फिर वीडियो पॉज करके देखना, कॉपी में बनाना, फिर लास्ट में वीडियो को दोबारा रिज्यूम करना, देखना और फिर मैच करना कि तुमने सही बनाई है या नहीं, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो कितनी पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तुम लोगों को बनानी है भाई, ध्यान रखना। ये लो, मेरे पास तो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी, 3, यानी टोटल 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बनी। कैसे, मान लो मैंने इसको नंबरिंग दे दी 1, 2 और 3। अब ये डबल बॉन्ड जरूरी तो नहीं कि यही हो, एवरेज एनर्जी जब देखी गई तो वो किसकी ज्यादा निकली, इन फॉर्म्स की। और जो बॉन्ड लेंथ, हमें कैसे पता चला कि यहाँ रेजोनेंस हो रही है, जो सिंगल कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ और कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है, होनी तो चाहिए थी अलग अलग, लेकिन एक्चुअल में क्या निकलती है कि पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे कार्बोनेट आयन में, हम किसकी बात कर रहे हैं, CO3 नेगेटिव की बात करें, कार्बोनेट आयन की बात कर रहे हैं, तो पूरे कार्बोनेट आयन में क्या हुआ, हमें ये मिला कि पूरे कार्बोनेट आयन में सारी की सारी CO बॉन्ड लेंथ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या है, वो डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यानी तीनों बॉन्ड के साथ वो इक्वली शेड होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है ये। और ये इसकी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये इसकी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैसे काउंट करेंगे, तो इसी एग्जांपल से शुरुआत करवाता हूं कि कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। मान लो हमने दोबारा इसको लिखा डायरेक्ट ऐसे ही, CO-O-। कार्बोनेट आयन की आपसे ये पूछ लिया जाए, अब मैं कंपटीशन पार्ट करवा रहा हूँ, 11th का पार्ट हो चुका रेजोनेंस का, ठीक है। अब मैं कंपटीशन पार्ट करवा रहा हूँ कि कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखो, हमने इसकी स्ट्रक्चर लिख ली कार्बोनेट आयन की, हमें नहीं पता इसकी कितनी रेजोनेटिंग, आपसे पूछा जाए कि इसकी कार्बोनेट आयन की टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताओ, तो आप टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से देखो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं इसकी। ये डबल बॉन्ड कितनी जगह, इसके पास कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड कितनी जगह पॉसिबल हो सकता है, एक तो है ही, 2 और 3 जगह पॉसिबल हो सकता है। यानी 3 सेम एटम है, सेम डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसके पास टोटल कितनी, जितने इसके पास पॉसिबिलिटी होगी डबल बॉन्ड के दूसरी जगह जाने की, उतने ही इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। इसकी 3 है तो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। ओजोन का मॉलिक्यूल देख लो, कितनी पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, इसका मतलब टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, 2 बनेंगी। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं किसका, PO4- का, PO4- का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। PO4- का एग्जांपल ले लो भाई, PO4- का एग्जांपल ले लो, या फिर ClO4- का, किसी का भी एग्जांपल ले लो, ऐसे ही निकलेंगे। जैसे अब तुम ये देख लो, CO2 का देख लो, CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होती है। ये डबल बॉन्ड कितनी बार पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, एक तो ये स्ट्रक्चर है ही, एक बार क्या हुआ इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा,
यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज, उसके पास पॉजिटिव चार्ज। एक बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। टोटल स्ट्रक्चर कितनी पॉसिबल होंगी, 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी। तो हमने क्या देख लिया कि टोटल कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब देखोगे हमें क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन पार्ट देखना है कि एप्लीकेशन पार्ट क्या है रेजोनेंस का, उसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना आता है आपको, लुईस स्ट्रक्चर बनाना आता है, उसी से हम सब कुछ काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल इजी इजी ट्रिक्स हैं, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात है ही नहीं इनमें। ठीक है, तो अब हमें क्या काउंट करना है, हमें ये चीज देखनी है कि उनकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है। पहली एप्लीकेशन तो इसकी जरूरत में ही निहित थी, यानी बॉन्ड लेंथ। पहली एप्लीकेशन क्या थी, बॉन्ड लेंथ वाली एप्लीकेशन थी जो सबसे पहली यूज हुई। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या आई, सेम आई, इसका मतलब उसमें क्या थी, रेजोनेंस हो रही थी। जब बॉन्ड लेंथ सेम आ जाए, एनर्जी लोअर हो जाए किसी रेजोनेंस हाइब्रिड की, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर क्या है, रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन क्या थी, एप्लीकेशन पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो पहली एप्लीकेशन क्या थी, बॉन्ड लेंथ, यानी कि हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। जो एवरेज बॉन्ड लेंथ होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ को इससे कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि क्या है, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। जहां जहां रेजोनेंस होता है वहां बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन क्या थी, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जा सकता है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। कार्बोनेट आयन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, CO3 यानी पहला एग्जांपल हमारा क्या है, CO3 कार्बोनेट आयन, इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, इस वाले में नहीं, एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बने होते हैं एटम्स के बीच में, उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। ये है लुईस की डेफिनेशन बॉन्ड ऑर्डर के लिए। अब मान लो कि ऐसे कंपाउंड में जिसमें अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, उसमें आपको ये बोल दे कि आपको बॉन्ड ऑर्डर तो बताना है, लेकिन किसके बीच का, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो जरा बताना बच्चों, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। आप लोगों में से किस किस को पता चल गया कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बताओ कमेंट सेक्शन में लिखना कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, कैसे पता चलेगा। अब कुछ बच्चों को दिख रहा होगा कि सर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, उनको ये दोनों बॉन्ड दिख रहे होंगे। अब कुछ को ये भी दिख रहा होगा कि नहीं सर, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो 2 बॉन्ड है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो 1 है या 2 है, क्या है, जो सही आंसर है वो बताओ क्या होगा। एक्चुअल में ना तो ये 1 है ना ये 2 है। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे कंपाउंड में जिनमें रेजोनेंस हो रही हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हो, उनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, उससे सोल्व करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन की। अगर आपको ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, मान लो कि इसके पास ये डबल बॉन्ड है ही नहीं, मान लो, हमें मानना है। जैसे ही हमने माना अगर इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, तब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, सबके बीच में एक एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब तब बॉन्ड ऑर्डर कितना होता, 1। तब कितना होता, 1। जब मान लिया कि नहीं है तो 1 है। अब एक्चुअल में तो होता है फिर डबल बॉन्ड। अब वो डबल बॉन्ड कहां कहां पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है, यानी वो 3 जगह बटा हुआ है। 3 जगह इक्वली बटा हुआ है ना, क्योंकि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड कितने जगह बटा हुआ है, 3 जगह इक्वली बटा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, और 3 जगह बटा हुआ है इक्वली, डबल बॉन्ड कितना है, 1, और बटा हुआ कितनी जगह है, 3 जगह, यानी हर एक बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड का कितना हिस्सा बन रहा है, 1/3 पोर्शन बच रहा है। तो इसको जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 4/3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, कार्बोनेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 4/3 होगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ओजोन का एग्जांपल ले लो, ठीक है। ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, वो पूछेगा कार्बन ऑक्सीजन का, वो ये नहीं बताएगा कि
दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, वो ये नहीं पूछेगा कि इस का, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन में भी इस बॉन्ड का ऑर्डर बताओ, इस का ऑर्डर बताओ। अब कुछ को तो दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, कुछ को दिख रहा होगा ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 2 सॉरी। तो अब 1 और 2 में से कौन सा होगा? कोई नहीं होता। एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है वो देखते हैं। अगर सिर्फ ये बोला है कि ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ओजोन में O3 मॉलिक्यूल ओजोन में ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो वो कितना होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो ये डबल बॉन्ड है ही नहीं, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता? क्योंकि अब एक ही बॉन्ड है तो एक होता, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है। अब वो डबल बॉन्ड कितना है? एक है, ठीक है, और वो एक डबल बॉन्ड कितनी जगह बटा हुआ है? यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है तो 1/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3/2। ये है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की छोटी सी ट्रिक, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे SO4 2- स्ट्रक्चर देखो भाई, ठीक है भाई, ये है। इसके अंदर अगर वो पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ किसके बीच का, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है कितना है, ये पूछ लेगा हमसे। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर तो ये होती है, लुईस स्ट्रक्चर तुम लोग बना लोगे। लुईस की स्ट्रक्चर क्या होती है? सिंपल सी बात है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे। अब क्या होगा कि डबल बॉन्ड की बात पूछेगा। यहां अगर ये डबल बॉन्ड ना होते तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता? 1 प्लस कर दो। अब चूंकि दो डबल बॉन्ड हैं, ये दो डबल बॉन्ड कितने जगह बंटे हुए हैं? 4 जगह। टोटल डबल बॉन्ड कितने? 2। कितनी जगह बंटे हुए? 4। कितना आ जाता? 1 + 1/2 यानी कि 3/2। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता। अब देखो एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं क्लोरेट पर क्लोरेट आयन ClO4-, ठीक है। ClO4- की बात करते हैं। जब ClO4- की बात करते हैं तब क्या होता है? सिंपल सी बात है। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाओगे, तो लुईस स्ट्रक्चर वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि जिससे लुईस स्ट्रक्चर बनानी है, आप उसी से लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे। सिंपल है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर वो बॉन्ड ऑर्डर पूछे किसके बीच का, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच का, तो वो कैसे निकलेगा? उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि मान लो कि इनके पास बॉन्ड ऑर्डर में डबल बॉन्ड है ही नहीं, और जब डबल बॉन्ड नहीं है तब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। लेकिन हमें तो पता है कि बॉन्ड डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड कितने हैं? टोटल 3। और ये 3 डबल बॉन्ड किन किन के बीच में है? ये कभी ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, कभी ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, कभी ये डबल बॉन्ड, यानी 3 डबल बॉन्ड कितने एटम के बीच में है? 4। तो 3/4, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? 7/4। ये है बॉन्ड ऑर्डर इसका, इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ये इतना होगा भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल ही सिंपल है, इजीली, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक मैंने बता दी आपको, सुपर शॉर्ट ट्रिक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड में आपको बिना कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर बताए कि इस कार्बन का बिना नंबरिंग दिए डायरेक्ट कार्बन ऑक्सीजन या फिर डायरेक्ट क्लोरीन ऑक्सीजन या फिर सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, तो आप कैसे बताओगे? उसको कैलकुलेट करने का शॉर्ट ट्रिक ये रहा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको मान लेना है कि वहां कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता? 1, क्योंकि हर एक एटम के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल, तो 1 होता। लेकिन अब हमें तो पता है कि स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? ऊपर लिखो, प्लस में ऊपर लिखो। और कितने डबल बॉन्ड कितने एटम के बीच में शेयर हो सकते हैं? 4 के बीच में, तो 4 डिवाइड में कर दो। यहाँ भी 4 के बीच में शेयर हो सकते हैं तो 4 से डिवाइड कर दिया। यहाँ कितनों के बीच में शेयर हो सकते हैं? 2 के बीच में, तो 2 से डिवाइड किया हुआ है। डबल बॉन्ड कितने? 1 है, तो और उनको ऐड कर दो और आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या होता है? एनर्जी लो होती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होती है उसके बाद जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कम होती है। और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे
किसके बारे में, पोलैरिटी के बारे में, कि सेपरेशन ऑफ चार्ज कैसे होता है, पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, और एक छोटा सा रूल पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फाजान्स रूल। फाजान्स रूल बताएगा कि किस कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, कितना आयनिक कैरेक्टर होता है, कौन प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, कौन प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड बनाएगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, फाजान्स रूल पे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पोलैरिटी और फाजान्स रूल, यानी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि कौन कोवेलेंट होगा, कौन कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड आयनिक बनेगा, ठीक है। थैंक यू।